हेलो एवरीवन, यूजीसी एस्पिरेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर रिवीजन सीरीज़। ठीक है, आज जो पहला यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है बिजनेस फाइनेंस का। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस का यूनिट आज स्टार्ट होगा रिवीजन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। कोशिश रहेगा कि 40 से 50 मिनट के अंदर पूरा यूनिट रिवाइज हो जाए एंड मैक्स टू मैक्स ये 60 मिनट जाना चाहिए, 1 घंटा। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर जो पहला हम लोग का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो है केडी, कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, इरिडीमेबल या फिर परपिचुअल भी हो सकता है, रिडीमेबल भी हो सकता है। जहाँ पर परपिचुअल रहेगा वहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया हुआ रहेगा, और जहाँ पर रिडीमेबल होगा जिसको रिडीम किया जा सकता है वहाँ पर एन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर डेट भी निकलता है, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स भी निकलता है, आफ्टर टैक्स भी निकलता है। ठीक है, तो अगर बिफोर टैक्स निकालना है तो इंटरेस्ट बाय नेट प्रोफिट्स इंटू 100, आफ्टर टैक्स निकालना है तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाई नेट प्रोफिट्स इंटू 100। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर रिडीमेबल जहाँ पर एन प्रेजेंट है, एन अगर अवेलेबल है क्वेश्चन में, तो फिर इंटरेस्ट ये आफ्टर टैक्स का है। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस टी करेंगे तो आफ्टर टैक्स का निकलेगा, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आर बी माइनस एन पी, मतलब रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स होल डिवाइडेड बाई आर बी प्लस एन पी बाई 2 इंटू 100। ये करके आ जाएगा आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकालना अगर रिडीमेबल में, तो फिर सिर्फ सिंपली 1 माइनस टी हटा देंगे। नेट प्रॉफिट्स कैसे निकलता है, फेस वैल्यू के साथ प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट करेंगे, दोनों में से जो भी रहा, तो इशू प्राइस आ जाएगा। इशू प्राइस से जब फिक्स कॉस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट जब माइनस करते हैं तब नेट प्रॉफिट्स आ जाता है, ये फ्लोटेशन कॉस्ट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो फिर इतना हम लोग स्किप कर देंगे, डायरेक्ट मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से फिक्स फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट्स आ जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा नीचे आते हैं दूसरे कॉस्ट के ऊपर। जो दूसरा कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, वो है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है, ये भी परपिचुअल हो सकता है या फिर रिडीमेबल हो सकता है। रियल केस में जो ज़्यादा प्रैक्टिकल है वो है रिडीमेबल वाला केस। ठीक है, और क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड है तो इसका टैक्स से कोई लेना देना है नहीं, ये विदाउट टैक्स ही निकलेगा। परपिचुअल में निकाल रहे तो, मतलब इरिडीमेबल में निकाल रहे तो डिविडेंड बाय, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रॉफिट्स इंटू 100, और रिडीमेबल में निकालना है तो डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होली डिवाइडेड बाय आर बी प्लस एन बी बाई 10 इंटू 100। ठीक है, ऐसे करके निकल जाएगा। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट जो केस है या सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉस्ट है वो है के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसको निकालने के टोटल 6 अप्रोचेस, इसे बुक्स में अगर देखें तो इससे भी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन मेजरली अगर मोटा मोटी बात करें एग्जाम के हिसाब से तो भी 6 अप्रोच है। पहला अप्रोच यहाँ पर आ जाता है डिविडेंड यील्ड अप्रोच। ठीक है, जिसमें सिंपली डिविडेंड लेते हैं, डिवाइड करते हैं उसको नेट प्रोफिट से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, सिंपल। दूसरा अप्रोच है अर्निंग्स यील्ड अप्रोच। इसमें डिविडेंड को रिप्लेस कर देंगे अर्निंग्स के साथ, अर्निंग्स बाय नेट प्रॉफिट्स इनटू 100। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल किसने दिया था, गॉर्डन ने दिया था। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल किसने दिया था, गॉर्डन ने दिया था। इसका फॉर्मूला है D1/P0 प्लस जी मतलब ग्रोथ इंटू 100। ठीक है, D1 मतलब है कि फ्यूचर का खुशबू आएगा वहाँ से। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मतलब फ्यूचर में क्या प्राइस होने वाला है, क्या डिविडेंड मिलने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, या फिर एट द एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर मतलब फ्यूचर, तो जहाँ पर फ्यूचर का बात हो वो D1 हो गया। ठीक है, P0 मतलब प्राइस हो गया करेंट, और ग्रोथ। ठीक है, ऐसे D1 को निकालने का और भी तरीका है, जैसे D1 इक्वल टू ई इंटू 1 - बी, 1 - बी हम लोग का हो जाता है ग्रोथ। ठीक है, सॉरी ग्रोथ नहीं होता है, अर्निंग्स इंटू 1 - बी मतलब रिटेंशन कितना करके, उस हिसाब से भी D1 निकाल सकते हैं। D0 इंटू 1 + जी करके भी निकाल सकते हैं D1 को। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये वाला। ठीक है, D1 इक्वल टू अर्निंग इंटू 1 - बी करके, और D0 प्लस इंटू 1 + जी करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और D0 का जैसे D1 हो गया फ्यूचर का एसेंस आता है उसमें, तो D0 में पास्ट का आता है कि कंपनी पेड या कंपनी पेज डिविडेंड। ठीक है, तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चौथा है अर्निंग ग्रोथ अप्रोच। ठीक है, इसमें हम लोग को लेना पड़ता है E1, D1 का जगह पर डिविडेंड है तो यहाँ पर अर्निंग मतलब EPS, EPS को लेते हैं, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है।
ये भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का। इसको आगे हम लोग और भी फर्दरली डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे अगर के ही निकालना है तो रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, जिसको मार्केट रिटर्न मार्केट रिस्क प्रीमियम भी बोलते हैं। ठीक है, एक अप्रोच हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर का, जो कैपिटल स्ट्रक्चर से उठ के आता है कि इक्वल टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू डेट बाई इक्विटी। ठीक है, तो ये 6 मेन अप्रोच है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हाँ, तो आगे अगर हम लोग बढ़े तो फोर्थ अप्रोच जो है, फोर्थ कॉस्ट जो है वो है के आर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, इसमें दो बातें आती है कि अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है साथ में, तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो जनरल केसेस में के आर इज़ ऑलवेज इक्वल टू के ई। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है तो हमेशा के आर जो है वो के ई से छोटा होगा। ठीक है, ऑलवेज के आर इज़ लेस देन के ई, ऑलवेज के आर इज़ लेस देन के ई। इफ़ देयर इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट देन ऑलवेज के आर इज़ लेस देन के ई। ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर डैट कि यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होगा। ठीक है, जब कैलकुलेट करेंगे। एक के आर निकालने का और फार्मूला है, अगर पर्सनल टैक्स दिया हुआ है तो पर्सनल टैक्स अगर दिया हुआ है तो के ई इंटू वन माइनस टी पी, मतलब टैक्स पर्सनल टैक्स इंटू वन माइनस बी बी हो जाता है यहाँ पर ब्रोकरेज के लिए। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग डब्ल्यू एस सी सी भी बोलते हैं। के जीरो से डिनोट करते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, कॉम्पोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। के जीरो इक्वल टू के ई, मतलब जो कॉस्ट है उसका जो वेट है डब्ल्यू ई, कॉस्ट वेट कॉस्ट वेट कॉस्ट वेट। ठीक है, तो के ई का कॉस्ट, के ई का वेट, डेट का कॉस्ट, डेट का वेट, प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट, प्रेफरेंस शेयर का वेट, रिटेन्ड अर्निंग का कॉस्ट, रिटेन्ड अर्निंग का वेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो रिवीजन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है वो है टाइप्स ऑफ लीज। लीज मतलब क्या होता है, ये रेंटल बेसिस पे देना। ठीक है, उसको हम लोग लीज बोलते हैं। तो टाइप्स में सबसे पहला टाइप आ जाता है ऑपरेशनल लीज। ठीक है, ऑपरेशनल लीज या ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज, ठीक है, ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म होता है, ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, रिस्क और जो इसका रिवॉर्ड है वो किसके पास होता है, लेसर के पास। रिस्क रिवॉर्ड होता है लेसर के पास। ये पूरा ही लेसर ओरिएंटेड है। ऑपरेटिंग लीज या ऑपरेटिंग लीज पूरा लेसर ओरिएंटेड है। ठीक है, कैंसिल बाय लेसर, अगर इसको कैंसिल, इस लीज को कैंसिल करना है तो लेसर ही कर पाएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस बियर्ड बाय लेसर, एक्सपेंस भी कौन बियर करता है, लेसर। नॉन फुल पेमेंट, यहाँ पर फुल पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, नहीं करने से भी चलेगा। देन नेक्स्ट है फाइनेंसिंग लीज। फाइनेंसिंग लीज होता है पूरा लेसी के तरफ से। ठीक है, लेसर उसको बोलते हैं जो जो लीज कर रहा है और लेसी उसको बोलते हैं जो माने लेसर जो है वो लेसी को देता है लीज पर। ठीक है, आपसे यहाँ पर समझ आ गया होगा कि लेसर लीज पर दे रहा है लेसी को। फाइनेंसिंग लीज हो जाता है लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म। ऑपरेटिंग शॉर्ट टर्म, फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म। ठीक है, लेसी के ऊपर है, नॉन कैंसिलेबल, ये कैंसिल कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। ये भी लेसी, एक्सपेंस कौन बियर करेगा, लेसी, आप फुल पेमेंट करना पड़ेगा। सेल्स एंड लीज बैक। सेल्स एंड लीज बैक का मतलब है कि जो फॉर एग्जांपल पार्टी ए है, पार्टी बी को अपना पूरा एसेट बेच दिया, फिर बी से वापस उसको लीज पर ले लिया। ठीक है, तो इस टाइप का लीज को हम लोग बोलेंगे सेल्स एंड लीज बैक। देन नेक्स्ट है वेट लीज। वेट लीज जनरली एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है, एरोप्लेन मेंटेनेंस, एरोप्लेन टाइप के, मतलब एरोप्लेन या एविएशन इंडस्ट्री से जो भी रिलेटेड होता है उसमें ये लीज काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है क्लोज एंडेड लीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, एसेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेसर को एट द एंड ऑफ पीरियड। ठीक है, एसेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेसर को एट द एंड ऑफ पीरियड इन क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में है कि यहाँ पर ऑप्शन होता है परचेस करने का एट द एंड ऑफ पीरियड। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है कि जो लीज पे था उसको वापस परचेस कर लिए, कब, एट द एंड ऑफ पीरियड, जब पीरियड खत्म होने वाला है। इधर एक है लीवरेज लीज। इसमें तीन पार्टीज होते हैं, लेसर, लेसी एंड फाइनेंसर। फाइनेंसर, ठीक है, लेसर, लेसी, एक एक्स्ट्रा आ जाता है फाइनेंसर। फाइनेंसर किसमें, लिवरेज लीज में। नेक्स्ट है सेल्स एड लीज। एक्स्ट्रा डिस्काउंट ड्यूरिंग सेल्स। ठीक है, जब सेल होता है तब एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो दिया जाता है वो इसमें आ जाता है, इस लीज में, सेल्स एड लीज में। ठीक है, इसमें अगर बात करें वे टू कैलकुलेट लीज रेंटल, तो क्या क्या तरीका है कैलकुलेट करने का लीज के रेंटल को।
लीज के रेंट को। इक्वली अमाउंट प्लान, इक्वली एनुअल प्लान, ठीक है, जो एनुअली इक्वली पे कर सकते हैं। स्टेप्ड अप प्लान, जिसमें समय के साथ साथ अमाउंट बढ़ते जाता है पेमेंट का, ठीक है, या फिर रेट ऑफ, फॉर एग्जांपल 10% है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जाएगा। थर्ड है बलून पेमेंट, मतलब पहले कम पे करना है लेकिन एंड पर जाते जाते ज़्यादा पे करना है। फिर एक इधर है फोर्थ में डिफर्ड लीज रेंटल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 साल तक पे नहीं किया, उसके बाद से फिर पे करना स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइप के ये सारे तरीके हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है लीज रेंटल को, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंसिंग लीज, सेल्स लीज बैक, वेट लीज, लिवरेज लीज, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, सेल्स एड एंड तरीके हम लोगों ने देख लिया। बेनिफिशियल कौन सा है लेसर लेसी के लिए, तो अगर लेसी का बात करें तो एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड ये बीएसडब्ल्यू करके है। और लेसर के लिए एनपीवी आईआरआर, ठीक है, ये उन लोगों के लिए बेहतर तरीका है कैलकुलेट करने का अपने रिटर्न को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग का लीज वाला भी टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग अब आ गए यहाँ पर लीवरेज के ऊपर, ठीक है। लीवरेज मतलब वर्क्स एज ए लीवर फॉर फर्म्स, ठीक है। जैसे कुआं से पानी निकालने के लिए एक लीवर यूज़ करते हैं ना, तो वैसे ही वो लीवर कैसे इजी कर देता है पानी खींचने को, तो वैसे ही लीवरेज जो है वो कंपनी को खींचने में, कंपनी को ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करता है। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वही बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग को फॉर्मूला ध्यान रखना है वो है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी है डॉल का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, या फिर चेंज इन परसेंटेज ऑफ ईबीआईटी, सॉरी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इंटरप्रिटेशन है इसका कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो ईबीआईटी घटेगा, ठीक है। हाई डीओएल आने से, हाई डॉल आने से ऑपरेटिंग रिस्क भी हाई होता है। नेक्स्ट है डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल या फाइनेंसिंग लीवरेज। इसका फॉर्मूला ईबीआईटी बाई ईबीटी, ईबीआईटी बाई ईबीटी, ईबीआईटी बाई ईबीटी, ईबीआईटी बाई ईबीटी, ईबीटी, ईबीआईटी बाई ईबीटी, या फिर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ईपीएस ईपीएस ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ज़्यादा डीएफएल आने से ज़्यादा फिक्स्ड बर्डन हो जाता है कंपनी के लिए। और तीसरा है लास्ट जो लीवरेज में यूज़ करते हैं डॉल, डिग्री ऑफ, सॉरी डॉल नहीं, ये डीसीएल होना चाहिए था, ठीक है, डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। एक मिनट, अपने कॉपी में भी इसको ठीक करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर मेरे कॉपी में वही लिखा हुआ रह जाएगा, है ना। इसलिए जस्ट वेट फॉर ए वाइल, लेट मी चेक 1 सेकेंड, क्योंकि ये आज दिन में 4 घंटा लग गया नोट्स को प्रिपेयर करने में, सो थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो ही सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सप्लेन करते थोड़ा। डी सी एल डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला हो जाता है, कंबाइंड बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी ओ एल इंटू डी एफ एल, ठीक है। डॉल इंटू डी एफ एल करेंगे तो डी सी एल आ जाएगा, डॉल इंटू डी एफ एल करेंगे तो डी सी एल आ जाएगा। इसका मतलब है डॉल का फॉर्मूला ले लो एक तरफ, और एक तरफ डी एफ एल का फॉर्मूला ले लो, काटा कुटी करके जो बचा वो हो जाएगा डी सी एल का फॉर्मूला। मतलब कंट्रीब्यूशन बाय ई बी आई टी, कंट्रीब्यूशन बाय ई बी आई टी, कंट्रीब्यूशन बाय ई बी आई टी फॉर्मूला है डी सी एल का। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ज़्यादा हाई डीसीएल आने से हाई प्रॉफिट होता है लेकिन रिस्क भी साइमल्टेनियसली हाई हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, लिवरेज से आगे बढ़ गए हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में। बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक रहता है ये। कैपिटल स्ट्रक्चर बोलने का मतलब क्या है, डेट इक्विटी मिक्स, ठीक है। डेट इक्विटी का क्या मिक्स है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस इसमें आता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म नहीं आता है, ठीक है। सब कुछ आ जाएगा एक्सेप्ट करेंट लायबिलिटीज़, करेंट लायबिलिटी को छोड़ के लॉन्ग टर्म फाइनेंस का ही बात करता है कैपिटल स्ट्रक्चर। मेजरली कितना डेट होना चाहिए, व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एज वेल एज व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर के जीरो जितना कम होगा वैल्यू ऑफ फर्म उतना बढ़ेगा, के जीरो जितना कम होगा वैल्यू ऑफ फर्म उतना बढ़ेगा, के जीरो जितना कम होगा वैल्यू ऑफ फर्म उतना ही बढ़ेगा, ठीक है।
वैल्यू ऑफ फर्म का एक फॉर्मूला है कि EBIT बाई K0, ठीक है। EBIT बाई K0 करके वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाता है, जहाँ पर वैल्यू ऑफ फर्म कांस्टेंट है, EBIT भी कांस्टेंट है, और K0 लेकिन फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, फ्लक्चुएट करता है। और यहाँ यहीं से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं K0 का, कि अगर इसको इधर कर दे और इसको इधर कर दे तो फिर K0 इक्वल टू EBIT बाई वैल्यू ऑफ फर्म, है ना। तो आ जाते हैं थ्योरीज के ऊपर। थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कुछ रेलेवेंट थ्योरीज है, कुछ इरेलीवेंट थ्योरीज है, ठीक है। रेलेवेंट भी है, इरेलीवेंट भी है। रेलेवेंट में सबसे पहले आ जाता है NI अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, ठीक है। नेट इनकम अप्रोच दिया था डेविड डुरांट ने, मैंने शॉर्ट में लिखा है ताकि रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। NI अप्रोच दिया था डेविड डुरांट ने, NI अप्रोच दिया था डेविड डुरांट ने। इरेलीवेंट में अगर देखें तो यहाँ पर एक NOI अप्रोच है, वो दिया था, वो भी दिया था डेविड डुरांट ने, ठीक है, डेविड डुरांट। ट्रेडिशनल अप्रोच दिया था एजरा सोलोमन ने, एजरा सोलोमन ने, ठीक है। MM का नाम यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो ये विथ टैक्स है इसलिए ये रेलेवेंट है, ये विदाउट टैक्स है इसलिए ये इरेलीवेंट है। तो ये जो सारे अप्रोचेस है, चाहे रिलेवेंट हो या इरेलीवेंट हो, इनके कुछ एजम्पशंस भी है, ठीक है। तो पहले कुछ बात कर लेते हैं एजम्पशंस के ऊपर, कि ये जो थ्योरीज हैं ये किन किन चीज़ों को अज्यूम करके काम करते हैं। पहला कि जो मिक्स जो होगा वो सिर्फ डेट एंड इक्विटी का होगा, ठीक है। देयर शुड बी ओनली द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी ओनली। 100% DP रेशियो, ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होगा। जिसमें डेट एंड इक्विटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टोटल एसेट्स गिवन, ठीक है, सारा एसेट्स दिया हुआ रहेगा। EBIT या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। बिजनेस रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क या ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कांस्टेंट रहेगा। इन्वेस्टर्स का जो एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर के रिगार्डिंग वो भी सेम रहेगा, मतलब इसको भी बोल सकते हैं कि कांस्टेंट रहेगा। और देयर इज़ नो कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए। ये चीज़, ये जो ग्राफ है यहाँ पर, ठीक है, ये NI अप्रोच का है, ये जो लाइन है यहाँ से, ठीक है, ये इतना बात करता है NI अप्रोच का, इतना बात करता है NOI अप्रोच का। जो ट्रेडिशनल वो नीचे है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं, वो नीचे है। अच्छा, NI अप्रोच कौन दिया था? डेविड डुरांट। उसमें क्या बोल रहा है कि अच्छा इधर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो उधर जा रहा है लीवरेज, कि जितना बढ़ाएंगे, ठीक है, और इधर जो एरो जा रहा है वाई एक्सिस की तरफ वो है कॉस्ट से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर दो कॉस्ट लिए है, पहला KD, दूसरा KE। तो NI अप्रोच में बोल रहा है कि अगर KD कांस्टेंट है और KE भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो K0 जो है वो नीचे जाएगा, K0 नीचे जाएगा, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि K0 अगर नीचे जाता है तो वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो बढ़ता है, तो ये जो है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड NOI अप्रोच में जब जाते हैं तो KD को और बढ़ाया गया, लेकिन है कांस्टेंट अभी भी, ठीक है, KD अभी भी यहाँ पर कांस्टेंट ही है, लेकिन KE को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जैसा पहले था उससे ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये देखा गया कि अगर KD कांस्टेंट है और KE बढ़ रहा है तो K0 भी कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है, K0 भी कांस्टेंट आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर माना जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर माना जाता है। और इसके बाद देख सकते हैं कि KE भी ऊपर जा रहा है, K0 भी, KD भी ऊपर जा रहा है, फिर K0 भी ऊपर जा रहा है, तो ये ऑप्टिमम तो होगा नहीं, ठीक है। और जहाँ रहा बात ट्रेडिशनल अप्रोच का, तो यहाँ पर U के जैसा बन रहा है एक शेप, एक U के जैसा शेप बन रहा है, ये चीज़ है ना, ये U के जैसा दिख रहा है। वही U मैंने नीचे भी दिखाया है, ठीक है, यही U यहाँ पर भी बन रहा है। तो अगर आसान भाषा में बोले ट्रेडिशनल अप्रोच में, कि सबसे ज़्यादा नीचे वाला जो पॉइंट है ये K0 नीचे जा रहा है और इधर K0 ऊपर जा रहा है, ठीक है। जहाँ पर मिनिमम है K0 वहाँ पर वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम आएगा। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ उल्टा U है, यहाँ बात कर रहा है वैल्यू ऑफ फर्म का, कि इधर बढ़ रहा है इधर घट रहा है।
तो जहाँ पर मैक्सिमम के जीरो दिख रहा है यहाँ पर, वहीं पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्म है। पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू है के जीरो का, यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू है वैल्यू ऑफ फर्म का। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच अल्टीमेटली ये ऊपर वाले की जैसा है, बस थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। विदाउट टैक्स इररेलेवेंट। ठीक है, एमएम अप्रोच मतलब मोडिग्लानी मिलर अप्रोच विदाउट टैक्स। ठीक है, इसका दो प्रोपोजिशन था, प्रोपोजिशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 में पहले 2 का बात कर लेते हैं कि जो प्रोपोजिशन 2 है उसमें बात किया गया है कि सेम एज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, एनओआई अप्रोच जैसा था वैसा ही, ज़्यादा डेट तो ज़्यादा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, और इसमें हमेशा जो है के जो है वो के जीरो से ज़्यादा होगा। के इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन के ज़ीरो, के इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन के ज़ीरो एंड के डी इज़ ऑलवेज लेसर देन के ई। ठीक है, के यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर के डी छोटा है। ठीक है, छोटा कब है जब के डी से कंपेयर करेंगे, और बड़ा कब है जब के जीरो से कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक कैपिटल स्ट्रक्चर का हम लोगों ने देखा था, वहाँ पर फॉर्मूला वही है वापस कि के जीरो प्लस के जीरो माइनस के डी इंटू डी बाई ई, मतलब डेट बाई इक्विटी। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पार्ट है वो प्रीमियम फॉर टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क। जो फाइनेंशियल रिस्क ले रहा है कंपनी, या फिर कह सकते हैं शेयर होल्डर्स, उन लोग के लिए प्रीमियम के जैसा काम करता है। तो सिंपल था प्रोपोजिशन 2। 1 में है कि नो रिलेशन बिटवीन के जीरो एंड वैल्यू ऑफ फर्म, बोथ आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, कि वैल्यू ऑफ फर्म और के जीरो में कोई भी रिलेशन नहीं है। के जीरो इक्वल टू ई वी आई टी बाई वैल्यू ऑफ फर्म, जैसा कि यहाँ पर था ना ये वाला चीज़, इसी को इसको यहाँ पर किया गया है और इसको यहाँ पर किया गया है, बाकी चीज़ सेम है कि के जीरो इक्वल टू ई वी आई टी बाई वैल्यू फॉर्म, जहाँ पर ई वी आई टी कॉन्स्टेंट है वैल्यू ऑफ फॉर्म भी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और बात किया जा रहा है यहाँ पर कि अगर लीवर्ड फॉर्म है तो उस लीवर्ड फॉर्म का पहले मतलब हो जाता है कि डेट प्लस इक्विटी जिसमें होता है, अनलीवर्ड फॉर्म में जिसमें सिर्फ इक्विटी होता है। ठीक है, प्रोपोजिशन 1 जो है एमएम अप्रोच का, वो बात करता है आर्बिट्रेज प्रोसेस का। आर्बिट्रेज प्रोसेस बोलने का मतलब है कि जहाँ पर वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म कहीं ना कहीं आके एक सेम लेवल पर खड़ा हो जाता है। ठीक है, जिसका मतलब हुआ कि वैल्यू ऑफ फॉर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये एमएम अप्रोच बात कर रहा है विदाउट टैक्स वाला, किसमें, इररेलेवेंट अप्रोच में। ठीक है, देन अगर यहाँ पर बात करें तो एमएम अप्रोच का कुछ एजम्पशन है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट होगा, फर्म्स आर होमोजेनियस मतलब सिमिलर नेचर के, इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन हमेशा सेम रहेगा, 100% डीपी रेशो रहेगा, कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होगा। जो एजम्पशन है वही मोर और लेस इसका क्रिटिसिज्म भी है कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रेट इंटरेस्ट भी मैटर करता है, होम मेड लीवरेज नॉट सुटेबल। ठीक है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनवैलिड आ जाता है, इसमें कॉर्पोरेट टैक्स नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म से। ठीक है, तो यहाँ पर आके हम लोग का एनआई भी हो गया, ट्रेडिशनल भी हो गया, एमएम विदाउट टैक्स हो गया, एनओआई भी हो गया, बच गया एक मोडिग्लानी मिलर विथ टैक्स। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। मोडिग्लानी मिलर अप्रोच विथ टैक्स। ठीक है, ये भी रेलिवेंट अप्रोच है। विथ टैक्स में क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म इज लेस देन वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म। कुछ बातें याद करनी पड़ती है तो उसमें बस याद करना है कि वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म इज ऑलवेज लेस देन वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म। ठीक है, अनलिवर्ड फॉर्म में वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे आएगा, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी को जोड़ेंगे तो वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर अनलिवर्ड फॉर्म है, सिर्फ इक्विटी है, तो डेट होगा नहीं, डेट नहीं होगा तो के जीरो के ई के बराबर आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फॉर्म अनलिवर्ड इक्वल टू ई वी आई टी इंटू 1 - 3 डिवाइड बाई के जीरो, अल्टीमेटली ई वी टी बाई के जीरो। ठीक है, लिवर्ड फॉर्म है तो वैल्यू ऑफ
लीवर्ड फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट इंटू टैक्स रेट, या शॉर्ट में लिखेंगे तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डी इंटू टी। और ये जो डेट और टैक्स रेट है वो टैक्स शील्ड के जैसा काम करता है। यहाँ पर कुछ और थ्योरीज है, यहाँ पर उनकी बातें कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अदर थ्योरीज में पहला आ जाता है पेकिंग ऑर्डर थ्योरी। ठीक है, जिसका मतलब होता है एक ही प्रायोरिटी पर, मतलब एक ही प्रायोरिटी पर रिलाई करना, भरोसा करना। ठीक है, इंटरनल फाइनेंसिंग। ठीक है, प्रायोरिटी किस पर हो रहा है, एक ही चीज़ पर, इंटरनल फाइनेंसिंग। ठीक है, डेट पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे, मतलब भरोसा ही नहीं कर रहे, रिटेन अर्निंग्स पर भरोसा कर रहे हैं, रिटेन अर्निंग्स पर भरोसा कर रहे हैं पेकिंग ऑर्डर थ्योरी में। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब है कि पहले हम लोग देखेंगे रिटेन अर्निंग से हो रहा है कि नहीं। अगर रिटेन अर्निंग से हो गया तो फिर डेट की तरफ जाएंगे, अगर नहीं है तो डेट की तरफ जाएंगे, डेट भी नहीं है तो इक्विटी की तरफ जाएंगे। प्रेफरेंस सबसे पहले रिटेन अर्निंग को दिया जाएगा, देन डेट, देन इक्विटी। उसके बाद है सिग्नलिंग थ्योरी। सिग्नलिंग थ्योरी मतलब कैपिटल रेज बाय इक्विटी, तो भरोसा कम होता है। ठीक है, इक्विटी से पैसा बढ़ा रहे हैं कंपनी में तो भरोसा कम होगा शेयर होल्डर्स को, और अगर डेट से बढ़ा रहे हैं तो फिर भरोसा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये सिग्नल सिग्नल करके बता देता है कि क्या मूड रहेगा स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स का। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है स्टैटिक ट्रेड ऑफ थ्योरी। स्टैटिक ट्रेड ऑफ थ्योरी, जहाँ पर जो डेट है एक तरफ बात करता है बेनिफिट का, दूसरी तरफ बात करता है कि इसका कॉस्ट क्या है। बेनिफिट ये है कि चीप फाइनेंस है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है, और कॉस्ट का बात करें तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस या अदर कॉस्ट जैसे एजेंसी कॉस्ट वगैरह का भी बात है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट किया गया है कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डी इंटू टी माइनस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, थोड़ा सा अपडेटेड है। ठीक है, यहाँ पर अगर एक ग्राफ देखें तो ये एक लाइन यहाँ जा रहा है वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म का। ठीक है, एक यहाँ जा रहा है, तो जो डिफरेंस है वो है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का कॉस्ट। उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है EBIT एंड EPS एनालिसिस। EBIT EPS एनालिसिस, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो नहीं आएगा उतना, बट फिर भी देख ले। इसमें एक पॉइंट होता है इनडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लान ए है मेरे पास और एक प्लान बी है। ठीक है, ये प्लान ए, ये प्लान बी। तो ये जहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, प्लान बी ये जहाँ पर कट रहा है वो इनडिफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये दिस इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। EBIT EPS में एक प्लान ए इधर रहेगा, उसके बराबर में एक प्लान बी रहेगा। मतलब EPS का बेसिस में हम लोग निकालते हैं कि EBIT कितना होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का मोटा मोटी ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है काफ़ी बड़ा है, उसका नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, एसेट्स का डिसीजन वगैरह करने में। कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस क्या कहता है कि सबसे पहले इसमें प्लानिंग करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेट अप द ऑब्जेक्टिव कि वाई वी वांट दिस एसेट, क्या ये एसेट हमको कॉस्ट से ज़्यादा अर्निंग्स या रिटर्न्स देगा कि नहीं देगा। फिर उसको ईवैल्यूएट करना, प्रपोजल देखना, डिटरमाइन करना। ठीक है, कि इसको ईवैल्यूएट करना कि वो परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, वो कितने साल में पैसे रिकवर करके देगा, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, रिस्क रिटर्न देख लेंगे कि कितना रिस्क है कितना रिटर्न है, उस बेसिस पर सिलेक्शन होगा, देन इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, एक्वायर करना हो गया या फिर परचेस करना हो गया, वो हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन वाला केस में। देन फिर ज़्यादा खर्च ना हो, ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट निकले, देन वी हैव टू कंट्रोल। एंड कंट्रोल करने के बाद दोबारा क्या करना है, रिव्यू करना है कि इसको दोबारा इसको इसके जैसा ही सिमिलर लेना है कि नहीं लेना है, जब इसका स्क्रैप वैल्यू वगैरह निकल जाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग, इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल, देन रिव्यू। अब आ जाते हैं यहाँ पर टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। देयर आर वाइड नंबर ऑफ टेक्निक्स फॉर कैपिटल बजटिंग। लेट टॉक वन बाय वन। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, कुछ कुछ मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल में आ जाता है पे बैक पीरियड, जिसका फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज। फिर है अकाउंटिंग या एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, जिसका फॉर्मूला हो जाता है
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। रेसिप्रोकल पे बैक आगे डिस्कस करेंगे। मॉडर्न में आ जाता है, ये तीनों ट्रेडिशनल है, ठीक है, पीवीपी, एआरआर एंड रेसिप्रोकल पेबल। इसके बाद जितना भी है सारा मॉडर्न ही है, ठीक है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड आईआरआर या फिर उसको टर्मिनल वैल्यू भी बोलते हैं। हाँ, मॉडर्न में जितना भी है वो सारा कंसिडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। मतलब यहाँ पर डिस्काउंटेड फैक्टर रहेगा, ठीक है, डिस्काउंटेड फैक्टर रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का, ठीक है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू, पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू से जब हम लोग फ्यूचर वैल्यू तरफ जाते हैं तब उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। और जब फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आएंगे तब उसको डिस्काउंटिंग बोलेंगे, ठीक है। प्रेजेंट से फ्यूचर तो कंपाउंडिंग, फ्यूचर से प्रेजेंट, फ्यूचर वैल्यू को आज देख रहे हैं प्रेजेंट के टाइम में, तो वो हो जाता है डिस्काउंटिंग, ठीक है। एंड ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 प्लस r टू द पावर n, एंड ऑन द अदर हैंड फेस वैल्यू इक्वल टू 1/1 प्लस r टू द पावर n इंटू प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब 5 नंबर यहाँ पर भूल गए थे कि मॉडर्न में एक और आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो ये पांचों आ जाता है मॉडर्न में और ये तीन आ जाता है ट्रेडिशनल में। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में सिंपल पेबैक पीरियड जैसा ही है, बस इसमें जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो होता है डिस्काउंट का, ठीक है। मतलब यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दो तरह से निकल सकता है, पहला ग्रॉस में, दूसरा नेट में, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालेंगे तो एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। डिसीजन अगर लेना हो कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो अगर ग्रॉस का बात करें तो मोर देन वन है तो एक्सेप्ट करना है, लेस देन वन है तो रिजेक्ट करना है, इक्वल टू है तो वो इंडिफरेंट है, ठीक है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का बात करें तो मोर देन ज़ीरो है तो एक्सेप्ट करेंगे, इक्वल टू ज़ीरो है तो इंडिफरेंट है, लेस देन ज़ीरो है तो रिजेक्ट करेंगे। थर्ड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इसमें इंटरपोलेशन का मेथड यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पर एन पी वी ज़ीरो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज दैट रेट ऑफ रिटर्न वेयर एन पी वी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज ज़ीरो, इट इक्वेट्स द अमाउंट, ठीक है। आई आर आर्स मतलब इसका जो डिस्काउंटिंग रेट है वो K0 होता है, उसको हर्डल रेट भी बोलते हैं या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट ही ये चीज़ कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर हर्डल रेट से ज़्यादा है तो एनपीवी पॉजिटिव आता है, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जब हर्डल रेट से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट, ज़्यादा मतलब पॉजिटिव एनपीवी, इक्वल टू है तो ज़ीरो एनपीवी, और लेस है तो नेगेटिव एनपीवी, ठीक है। तो लेस में लेस एनपीवी, मोर में पॉजिटिव एनपीवी और इक्वल टू है तो ज़ीरो बराबर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है एनपीवी वर्सेस आईआरआर का कन्फ्लिक्ट, ठीक है। इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, ठीक है, जिसके तीन मेजर रीजन है। पहला स्केल साइज डिस्पैरिटी, स्केल या फिर साइज के बेस पर, टाइम डिस्पैरिटी, ठीक है, समय के अनुसार, समय के बेसिस पर, डिस्पैरिटी इन लाइफ ऑफ प्रपोजल, ठीक है, डिस्पैरिटी इन लाइफ ऑफ प्रपोजल की जो एसेट का लाइफ है उसके प्रपोजल्स के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि एनपीवी बेटर है या आईआरआर, ठीक है। स्केल साइज या फिर सीधे साइज, टाइम और लाइफ ऑफ प्रपोजल्स, ठीक है। पाँचवें नंबर पर आ जाता है रेसिप्रोकल पीवीपी, इसका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एनपीवी हो जाता है कैश इनफ्लो डिवाइड बाय 1 प्लस r टू द पावर n माइनस कैश आउटफ्लो टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ठीक है। सब इतना कैलकुलेट करने दिया नहीं जाएगा, बस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट डिविडेंड डिसीजन है, उसको स्टार्ट करने से पहले
डिविडेंड पता है हम लोग को कि एक कंपनी डिसाइड करता है कि हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट एंड हाउ मच टू डिविडेंड। तो डिविडेंड पेमेंट टाइमलाइन में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में एक नोटिस आता है, वहाँ से कि डिक्लेरेशन, उसके बाद फिर डिसाइड होता है कि डिक्लेरेशन रेट क्या होगा, एक्स डिविडेंड रेट क्या होगा, रिकॉर्डिंग का डेट क्या होगा और पेमेंट कब होगा, पेमेंट का डेट क्या होगा। ठीक है। तो डिविडेंड डिसीजंस में भी दो तरह के थ्योरीज आते हैं, रेलेवेंस थ्योरीज और इरेलीवेंट थ्योरीज। ठीक है। रेलेवेंट में आ जाता है हम लोग का वाल्टर एंड गार्डन, इरेलीवेंट में आ जाता है हाइपोथेसिस। ठीक है। तो वाल्टर क्या बोलता है, आते हैं वाल्टर के ऊपर। वाल्टर का जो प्राइस का फॉर्मूला है वो है अर्निंग प्लस आर डिवाइड बाई के ई इंटू ई माइनस डी, जिसमें से जो रिटर्न है वो कांस्टेंट है और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो भी कांस्टेंट है, होली डिवाइडेड बाई के ई। ठीक है। यहाँ ई माइनस डी डिपेक्ट कर रहा है रिटेन्ड अर्निंग्स को। अजम्पशन है कि सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग से होगा, ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर ओनली फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। आर एन के ही कॉन्स्टेंट रहेगा, परफेक्ट कैपिटल मार्केट रहेगा, कोई टैक्स नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है और परपिचुअल लाइफ है, इरिडीमेबल लाइफ है। ठीक है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकल के आते हैं, जो कंपनी है वो आइदर ग्रोथ होगी या कांस्टेंट होगी या फिर डिक्लाइनिंग कंपनी होगी। आर वर्सेस के ई और डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगर ग्रोथ कंपनी कब माना जाएगा, जब उसका जो रिटर्न है वो के ई से ज़्यादा है, आर इज़ मोर देन के ई, आर इज़ मोर देन के ई, देन विच मीन्स डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0%। कांस्टेंट अगर आर इज़ इक्वल टू के ई तो कोई भी डीपी रेशियो ऑप्टिमम ही रहेगा इस केस में, और आर इज़ लेस देन के ई, रिटेन्ड अर्निंग्स या सॉरी रिटर्न जो अगर के ई से कम है तो फिर 100% डीपी रेशियो होगा, 100% डीपी रेशियो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल वही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे के ई वाला, d1 बाई पी जीरो प्लस जी, बस इसको यहाँ कर देंगे और इसको यहाँ कर देंगे, तो हम लोग का पी जीरो का फॉर्मूला आ जाएगा d1 बाई के ई माइनस जी। पी जीरो को हम लोग d1 बाई के ई इंटू बी इंटू आर भी लिख सकते हैं, बी इंटू आर होता है ग्रोथ। d1 को लिख सकते हैं अर्निंग इंटू वन माइनस बी। ठीक है। वन माइनस बी हो गया डीपी रेशियो। ठीक है। स्टार्टिंग में भी लिखे थे लेकिन थोड़ा उस समय बोलने में शायद कुछ मिस्टेक हुआ था, यहाँ से रेक्टिफाई कर देना, के ई माइनस बी इंटू आर। तो तीनों ही फॉर्मूला सेम है गॉर्डन मॉडल के अंदर प्राइस निकालने। ठीक है। अजम्पशंस क्या है, ऑल इक्विटी फर्म, रिटेन्ड एंड आई आर आर कॉन्स्टेंट, के ई भी कॉन्स्टेंट, बी भी कॉन्स्टेंट। ठीक है। और दोनों को मिला के आ जाता है ग्रोथ, तो ऑब्वियसली ग्रोथ भी कॉन्स्टेंट, जो कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इन्वेस्टमेंट बाय क्या है, आर ई रिटेन अर्निंग्स ओनली। ठीक है। इसमें भी रिटेन अर्निंग्स का यूज़ करेंगे खाली, एंड के ई इज़ ग्रेटर देन ग्रोथ। ठीक है। नहीं तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। के ई इज़ ग्रेटर देन ग्रोथ, नहीं तो फिर नेगेटिव आ जाएगा। एक इधर आ जाता है अब इरेलीवेंट थ्योरीज में अगर बात करें तो एम एम। ठीक है। तो एम एम हाइपोथेसिस में क्या फॉर्मूला दिया है, पी जीरो का, पी जीरो इक्वल टू पी वन मतलब फ्यूचर प्राइस प्लस डी वन फ्यूचर डिविडेंड होली डिवाइडेड बाई वन प्लस के। अजम्पशन है परफेक्ट कैपिटल मार्केट, कोई टैक्स नहीं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, नो फ्लोटेशन कॉस्ट, और रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अनसर्टिनिटी का रिस्क जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। इसलिए यहाँ से ही पता चल रहा है कि ये इरेलीवेंट क्यों है। कुछ और थ्योरीज को देख लेते हैं, जैसे बर्ड इन हैंड थ्योरी। ठीक है। ये दिया था गॉर्डन। इसमें कंसिडर किया जाता है रिस्क एंड रिटर्न को। ठीक है। इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स, इन्वेस्टर है वो सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क अवर्स होते हैं। इन्वेस्टर पुट ए प्रीमियम ऑन सर्टेन रिटर्न। ठीक है। अगर रिस्क लेंगे तो उन लोग को प्रीमियम चाहिए भाई रिटर्न के ऊपर। ठीक है। एक अगर रिस्क एवर्स का एग्जांपल लेंगे इन्वेस्टर का तो हो जाएगा बैंक इंटरेस्ट। तो जो हाथ में है भाई वो ले लो, बर्ड इन हैंड। ठीक है। जो मिल रहा है ले लो, तो वो इस थ्योरी में आता है। लिंटर मॉडल। ठीक है। सिर्फ देखना है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता है। डी वन इक्वल टू जीरो, डी जीरो प्लस ई पी एस इंटू टारगेट पे आउट माइनस डी जीरो इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है। नॉट इम्पॉर्टेंट, आज तक आया तो नहीं है बट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का वो है स्टॉक स्प्लिट्स।
स्टॉक स्प्लिट्स बोलने का मतलब है कि स्टॉक को छोटे छोटे भागों में बांट दो, मीन्स स्प्लिटिंग वन शेयर इनटू मैनी। एडवांटेज क्या होगा कि मेक शेयर्स अफोर्डेबल टू स्मॉल इन्वेस्टर, जो स्मॉल इन्वेस्टर उन लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाएगा खरीदना। नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज, ठीक है, शेयर का नंबर बढ़ जाएगा। डिसएडवांटेज ये है कि शेयर प्राइस घट जाएगा और एडिशनल एक्सपेंडिचर भी बियर करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बेसिकली करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जिसमें टोटल ऑफ करेंट एसेट लेते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को कहते हैं। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म फंड फॉर फिक्स्ड एसेट्स के लिए। जीरो वर्किंग कैपिटल जब इन्वेंट्री से रिसीवेबल ऐड करेंगे या पेबल लेस करेंगे तो जीरो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो ये सब टाइप्स है वर्किंग कैपिटल का। स्कोप ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अप्रोच, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क के बेसिस पर मैंने लिखा है। अग्रेसिव अगर अप्रोच है तो लिक्विडिटी लो होगा, प्रॉफिटेबिलिटी हाई और रिस्क भी हाई। कंजर्वेटिव अप्रोच है तो लिक्विडिटी हाई होगा, प्रॉफिटेबिलिटी लो होगा और रिस्क भी लो होगा। इसका ऑपोजिट मॉडरेट है तो सब कुछ मॉडरेट ही होएगा और यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल बाय टंडन कमेटी, हाँ इसको देख लेते हैं एक बार। फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल एक टंडन कमेटी था, 1974 में आरबीआई दिया था, ठीक है। जो 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 हेड थे उनका नाम में टंडन था, पी टंडन करके, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया था कि ये जो इस्टेब्लिश किया गया था कि ओवर बोरोइंग फ्रॉम बैंक, कि बैंक से ही सब कोई रिलाई ना करे एकदम, कि एकदम ओवर बोरो हो रहा है, मिस यूज़ ऑफ फंड ना हो बैंक से। उनके लिए ये कमेटी ने 3 मेथड दिए थे जिसको हम लोग एमबीएफसी के नाम से जानते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, ठीक है। मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3 है। मेथड 1 में कहता है कि करेंट एसेट से करेंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आ गया वर्किंग कैपिटल, उसमें से 25% आप खुद मैनेज करो, ठीक है। 75% जो है वो बैंक से मैनेज हो जाएगा। 25% खुद मैनेज करो, 75% बैंक से मैनेज हो जाएगा। -25 सेकेंड जो मेथड है उसमें करेंट एसेट है और 25% ऑफ करेंट एसेट आप खुद मैनेज करो, ठीक है। तो 75% ऑफ करेंट एसेट बचा, उससे करेंट लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो फिर बैंक मैनेज कर देगा। करंट एसेट है, अब उसमें भी जो कोर करंट एसेट है वो आपको खुद मैनेज करना है। फिर नॉन कोर करंट एसेट्स में से 25% जो होगा वो भी खुद मैनेज करना है, तो 75% ऑफ नॉन कोर करंट एसेट बचा, तो इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो बैंक मैनेज कर देगा, ठीक है। जैसे करेंट एसेट में एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक ज़्यादा तो अमाउंट ब्लॉक हो जाता है, डेटर्स ज़्यादा तो अमाउंट ब्लॉक हो जाता है, कैश ज़्यादा तो अमाउंट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है तो वहाँ रखा हुआ। तो इस केस में जो है ये सारे लिक्विडिटी के फैक्टर्स हैं, तो ये सब हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा लिक्विडिटी में, फिर प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल सिंपल है, नेचर एंड साइज, प्रोडक्शन पॉलिसीज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपांसन, बूम, डिप्रेशन पीरियड, क्रेडिट टर्म्स, डिविडेंड पॉलिसी, प्राइस लेवल चेंजेस, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, प्रॉफिट रिटेंशन, अदर फीचर्स। जो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है वर्किंग कैपिटल, सॉरी, हाँ वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। वर्किंग कैपिटल साइकिल अगर देखें तो ये रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता है, रॉ मटेरियल से स्टार्ट हुआ, फिर डब्ल्यूआईपी की तरफ बढ़ा, फिर फिनिश गुड्स बना, फिर वो सेल होता है, फिर डेटर्स क्रिएट होते हैं, फिर कैश आता है, फिर से रॉ मटेरियल। तो ये साइकिल है पूरा, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ऐसा रॉ मटेरियल का एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइड बाय एवरेज कंजम्पशन पर डे, कंजम्पशन रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हेयर।
WIP इक्वल टू एवरेज WIP डिवाइड बाय एवरेज प्रोडक्शन पर डे, फिनिश गुड डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर डे, या फिर कंजम्पशन। डेटर्स तो एवरेज सेल्स पर डे, एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइड एवरेज परचेज पर डे, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का कंसेप्ट वो कैश मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेज करना कैश, ठीक है। इसका नीड कहाँ पड़ता है, जैसे ट्रांजेक्शनल नीड्स हो गया, स्पेक्यूलेटिव, प्रिकॉशनरी, ये सब में। कैश मैनेजिंग मेथड्स भी है कुछ, जैसे BAUMOL बॉमोल का, ठीक है, ये इन्वेंट्री मॉडल था कैश मैनेजमेंट का। सिर्फ नाम ध्यान रखना है कि ताकि मैच द फॉलोइंग वगैरह आए तो उसमें मैच कर सके। दूसरा मिलर और मॉडल, ठीक है, डेविड मिलर ने ये मॉडल गिरानी मिलर वाला 1966 में आया था। इसमें भी वही है कि मेंटेन कैश बैलेंस। उसके बाद यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोट, ठीक है, फ्लोट का कुछ कॉन्सेप्ट है। फ्लोट का यहाँ पर मतलब हो जाता है देरी, बिलिंग फ्लोट मतलब इनवॉइस बनने में देरी हो गया, मेल फ्लोट की मेल में ईमेल करने में देरी हो गया, चेक फ्लोट चेक प्रोसेसिंग फ्लोट, चेक बाउंस हो जाता है या फिर प्रोसेस होने में टाइम लग गया, बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट, ठीक है, बैंक से प्रोसेस होने में टाइम लग गया, तो ये सारे फ्लोट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बैंकिंग विच मीन्स डिसेंट्रलाइजिंग कलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग रिसीवेबल, ठीक है, जहाँ से भी पैसा आना है उसको डिसेंट्रलाइज फॉर्म में कलेक्ट कर रहे, ठीक। एक आदमी है पेमेंट्स टू बैंक लॉक बॉक्स नंबर 6, ठीक है, हेवी चार्जेस पर बैंक, ठीक है, इसमें बैंक हेवी चार्जेस करते हैं। एक आदमी क्या कर रहा है, वो बैंक का लॉक नंबर 6 में पेमेंट कर दे रहा है, ठीक है, ताकि अभी यहाँ पे किसी को आना नहीं पड़ रहा लेने के लिए, तो डिसेंट्रलाइज फॉर्म हो गया, बैंक ही कलेक्ट कर दे रहा है। कैश को बढ़ाना, फाइनेंशियल स्लैक, ठीक, फाइनेंशियल स्लैक बोलने का जो मतलब वो है कैश को बढ़ाने का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट इज अ फॉर्म ऑफ exchange for the global decentralization based trading of international currencies, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, करेंसी का हेर फेर हो रहा है, अदला बदली होता है, ठीक है, इंटरनेशनली। इसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जैसे हेजर, स्पेक्यूलेटर, आर्बिट्रेजर, ठीक है। हेजर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है सेल करने के लिए, फॉर एग्जांपल 3 महीना बाद के लिए सेल कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो बेच देगा। बाई करने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, फॉर एग्जांपल 3 महीना बाद। रिस्क कम करने का कोशिश करता है, ये रिस्क कम करना चाहता है अपने लिए। स्पेक्यूलेटर का कोई नो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर टू अर्न प्रॉफिट ऑन प्राइस एक्सपेक्टेशन, प्राइस क्या कब आगे बढ़ सकता है तभी खरीद लो, आगे घट सकता है तो अभी मत खरीदो, इस टाइप से स्पेक्यूलेट करता है। आर्बिट्रेजर मतलब इसका भी कोई नो एग्जिस्टिंग एक्सपोजर टू अर्न मिस प्राइसिंग बेनिफिट, ठीक है, मिस प्राइसिंग का बेनिफिट, जैसे इसको पता है कि आगे दाम बढ़ेगा लेकिन ये अभी कम में बेच रहा था, कम करके खरीद लेते, या इसको पता है कि अभी ये तो महंगा है, पता नहीं ये सस्ता कैसे बेच रहा था, ये आर्बिट्रेज मतलब करके दिमाग में लगा के ये मिस प्राइसिंग का यूज़ करके बेनिफिट ले लेता है। नेक्स्ट है हम लोग का फंक्शन ऑफ फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन। ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर, कन्वर्जन ऑफ करेंसी, ठीक है, परचेसिंग पावर का ट्रांसफ़र हो गया या करेंसी कन्वर्ट हो रहा है डॉलर टू रुपी, फॉर इस टाइप से। क्रेडिट प्रोवाइड करता है नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है। हेजिंग में फॉरेक्स को हेज किया जाता है। उसके बाद है टर्म्स यूज्ड इन फॉरेक्स मार्केट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मैच द फॉलोइंग के लिए, ऑप्शंस के लिए भी आ सकता है, ठीक है। क्या क्या टर्म यूज़ किए जाते हैं, एक्सचेंज रेट, ठीक है, जिस रेट पर करेंसी एक्सचेंज हो रहा है, जैसे $1 का कीमत 83 रुपये, तो ये हो गया एक्सचेंज रेट। स्पॉट रेट, करंट रेट होता है इमीडिएटली डिलीवरी, फॉर एग्जांपल सब्जी मार्केट में अभी पता किया, अभी खरीद लिए, अब थोड़ा देर बाद हो सकता है वो उसका दाम चेंज हो जाए, तो स्पॉट मतलब करंट रेट। फॉरवर्ड रेट, एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर एक्सचेंज ऑफ करेंसी सर फ्यूचर, ठीक है, आज इसका कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं ताकि फ्यूचर में जो करेंसी है उसको एक्सचेंज कर सके, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट आज कर रहे हैं लेकिन इसका जो एक्सचेंज होगा फ्यूचर डेट पर होगा। डायरेक्ट कोट, $1 फॉर एग्जांपल अगर 80 रुपया है इंडिया के लिए तो ये डायरेक्ट कोट हुआ। फिर आ जाता है इनडायरेक्ट कोट, $1 का जो डॉलर में वैल्यू है 0.0125, मतलब एक एस्टिमेट लेके या वाइस वर्सा, तो इस टाइप से मतलब डायरेक्ट का उल्टा है इनडायरेक्ट कोट।
बिड रेट को बाइंग रेट भी बोलते हैं, एट विच एक्सचेंज डीलर बाय करेंसी, जिस रेट पर जो डीलर है वो एक करेंसी को बाई कर रहा है। आस्क रेट को सेलिंग रेट भी बोलते हैं या फिर ऑफर रेट भी बोलते हैं, एट विच एक्सचेंज डीलर सेल करेंसी, जिस रेट पर एक्सचेंज डीलर जो है वो सेल कर रहा है। अमेरिकन कोट कोटिंग पर यूनिट इन फॉर्म ऑफ अमेरिकन डॉलर, ठीक है, जो पर यूनिट को टर्म्स कर रहे हैं अमेरिकन डॉलर के हिसाब से। यूरोपियन कोड मतलब पर यूनिट अमेरिकन डॉलर को और अदर करेंसी में कोट किया जा रहा है। तो ये हो गया सारे टर्म्स विच आर यूज्ड इन फॉरेक्स मार्केट। आज के दिन का ये लास्ट पेज है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक अगर पहुँच गया तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है सबको करने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है भाई। नोस्त्रो वस्त्रो लोरो, ऐसा जादू टोना का नाम लग रहा है। नोस्त्रो वस्त्रो लोरो अकाउंट, नोस्त्रो वस्त्रो लोरो अकाउंट, हमारा पैसा आपके पास है, ठीक है। नोस्त्रो बोलने का मतलब है आवर्स अकाउंट, ठीक है, मतलब एक देश का पैसा हो सकता है दूसरे देश के बैंक में खुला हो सकता है, एक बैंक अकाउंट दूसरे दूसरे किसी बैंक अकाउंट में भी खुला हो सकता है, अगर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल खुला हो सकता है। तो नोस्त्रो का मतलब है आवर्स अकाउंट, हमारा पैसा आपके विदेशी बैंक में है। वस्त्रो मतलब अब उधर का हिसाब से सोचेंगे जहाँ पर पैसा है, कि ठीक है आपका पैसा हमारे बैंक में है, हमें पता है। तो ये नोस्त्रो ये वस्त्रो हो गया योर अकाउंट। लोअर अकाउंट बोलने का मतलब है देयर अकाउंट, मतलब उनका। नोस्त्रो मतलब हमारा, वस्त्रो मतलब आपका, लोअर मतलब उनका। किसी थर्ड पार्टी का पैसा किसी दूसरे बैंक में है, आप सिर्फ नज़र रख रहे हैं, ठीक है। टाइप ऑफ रिस्क का अगर बात करें तो सिस्टमेटिक, जिसको बीटा से डिनोट किया जाता है, जिसको अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क भी बोलते हैं। इसमें मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेसिंग पावर रिस्क आ जाता है। फिर अनसिस्टमेटिक रिस्क, जिसको डाइवर्सिफाइबल कर सकते हैं, इसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, इसको फैलाया जा सकता है। इसमें बिजनेस रिस्क, फाइनेंस रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क आता है, ठीक है। टोटल रिस्क का अगर बात करें तो टोटल रिस्क है जो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से डिनोट करते हैं, बीटा प्लस, बीटा मतलब सिस्टमेटिक, रेसिड्यूअल मतलब हो गया अनसिस्टमेटिक, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल रिस्क आ जाएगा। बीटा का फॉर्मूला हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन एस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एम। इसका मतलब हो गया मूवमेंट इन सिक्योरिटी एज पर यूनिट इन मार्केट पोर्टफोलियो। एम हो गया मार्केट पोर्टफोलियो के लिए, एस हो गया सिक्योरिटी के लिए, इनटू रो, ये जो पी जैसा लिखा हुआ है ना ऐसे, ठीक है। तो ये जैसे कोरिलेशन में छोटा हाथ का आर होता है, तो उसी का अगर पॉपुलेशन का बात करें तो ये रो हो जाएगा, आर ओ डब्ल्यू रो, ठीक है। तो रो एस एम मतलब हो गया कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एस एंड मार्केट पोर्टफोलियो। तो ये सबको जब कैलकुलेट करते हैं तो बीटा निकल के आ जाता है। बीटा मेजर्स अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क। बीटा किसको मेजर करता है? अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क को। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ है जो सिग्नल देते हैं सिक्योरिटी के बारे में। बीटा का वैल्यू इधर सिक्योरिटी, अगर बीटा 1 के बराबर है तो अगर निफ्टी या मतलब कोई भी स्टॉक एक्सचेंज अगर 1% से बढ़ेगा तो उसका सिक्योरिटी भी 1% से बढ़ेगा। यहाँ पर रिस्क एकदम इक्वल होता है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर बीटा जो है अगर 1 से ज़्यादा है, मोर देन 1 है, तो उसको एग्रेसिव सिक्योरिटी बोलेंगे। मतलब अगर स्टॉक एक्सचेंज में 0.5% से बढ़ रहा, फॉर एग्जांपल वो कुछ भी हो सकता है, 0.5 से बढ़ रहा है तो आपका जो सिक्योरिटी है वो 10% से बढ़ रहा है। यहाँ पर बीटा आ गया 20, ठीक है। लेकिन इस टाइप की सिक्योरिटी में ज़्यादा रिस्क होता है। फिर हो गया लेस देन 1 मतलब डिफेंसिव सिक्योरिटी। कम रिस्क है तो ऑब्वियसली रिटर्न भी कम ही आएगा। ज़ीरो है तो मतलब कोई रिस्क नहीं है। रिस्क फ्री मतलब जैसे बैंक का इंटरेस्ट हो गया। लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव, नेगेटिव है तो जितना मार्केट बढ़ रहा है उतना ही सिक्योरिटी घट रहा है, और जितना मार्केट घट रहा है उतना सिक्योरिटी बढ़ रहा है, या उसका, ठीक है, वाइस वर्सा हम कवर हो गया। नेक्स्ट ये लास्ट बचा है जितना दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, CAPM बाय विलियम शार्प एंड जॉन लिंटर, ठीक है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या करता है ये? एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। ये जो रिटर्न पर एक्सपेक्टेड जो अमाउंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पोर्टफोलियो के रिटर्न पर, रिटर्न में, है ना, और जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है उन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है। मॉडल बेस्ड ऑन हैरी मार्कोविट्स, ठीक है। मॉडल वो हैरी मार्कोविट्स के सिद्धांतों पर बेस किया हुआ है। एक ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो है। एक सर्टेन पॉइंट तक ये डिफेंसिव सिक्योरिटी रहता है और उसके बाद फिर ये
चला जाता है एग्रेसिव सिक्योरिटी वाले साइड पर। ठीक है, ये जो लाइन यहाँ से जा रहा है उसको SML बोलते हैं, मतलब सिक्योरिटी मार्केट लाइन। इसका कुछ यूज़ भी है कि अगर आपका सिक्योरिटी SML से ऊपर है तो हाई रिटर्न है। ठीक है, हाई रिटर्न देन एक्सपेक्टेशन जो अंडर वैल्यूड है। ठीक है, हायर रिटर्न है लेकिन वो अंडर वैल्यूड, इसलिए किसी को पता नहीं चल रहा तो उसको बाई करना चाहिए। अगर SML एकदम लाइन पर है यहाँ पर, ठीक है, एकदम यहाँ डॉट पर, तो फिर उस इक्वल है, उसको होल्ड करके रख सकते हैं। और बिलो SML लाइन है तो लेस रिटर्न होगा, जितना एक्सपेक्टेशन है, ओवर प्राइस है, आप उसको बेच दीजिए। ठीक है, कुछ पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन मेथड्स भी है, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो और जेंसन अल्फा बोलते हैं उसको। शार्प रेशियो जो है वो टोटल रिस्क, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा पर बेस है। ट्रेनर रेशियो जो है वो बीटा पर रिस्क है, मतलब बीटा मतलब हो गया अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, बीटा मतलब हो गया अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क, विच मीन्स सिस्टमेटिक रिस्क, है ना। वो शार्प रेशियो हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, टोटल रिस्क या सिस्टमेटिक के ऊपर। और जेंसन अल्फा बताता है पोर्टफोलियो रिटर्न। ठीक है, कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो क्या होगा। तो मुबारक हो, इसी के साथ रिवीजन आज का कंप्लीट हो गया है ऑन बिजनेस फाइनेंस। अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, कि पता नहीं, मेरे को आज इसको प्रिपेयर करने में 4 घंटा लग गया। ठीक है, 4 घंटा लग गया इस 7 पेज को करने में। मेरे कॉपी में नोट्स था 40 पेज का, ये 40 पेज 4 मतलब 10% हो गया, 100% से 10% हो गया। सॉरी, 4 घंटा लगा है 7 पेजेस से। ठीक है, दिमाग ख़राब हो चुका है आज मेरा। 10% नहीं लगा है, उससे ज़्यादा लगा है। अप्रोक्स 20% बोल सकते हैं ना, 40 पेज था तो 8 होता है, तो अप्रोक्स 20% कर दिया मैंने 100% को, और समझाने का प्रयास किया। आई होप अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।